बच्चों, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें करंट फ्लो है आई। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बेटा, वो है एल। एल साइड है इसकी। और इसके सेंट्रॉइड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एट पॉइंट ओ हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी लिखा जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट आप अभी तक सीख चुके हैं, कुछ कंक्लूजन आप लोगों ने ड्रॉ किए हैं, जैसे किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड एडजेसेंट लोकेशन पे, किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उस पर बेस्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, जिससे फॉर्मूले अच्छे से याद भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने है जिसकी साइड एल है, उसके सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई। यस आर्यन, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सब कुछ एग्जाम में आता है आर्यन। तो शुरू करें। देखो बच्चों, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, पूरी कंसंट्रेशन से सभी बच्चे सुनेंगे, राइट? ये बताइए, नजर आ रही हैं कितनी स्ट्रेट वायर नजर आ रही हैं? तीन ना। एक ये वाली स्ट्रेट वायर है, एक ये वाली स्ट्रेट वायर है दो, और एक ये वाली स्ट्रेट वायर है तीन। हमें तीन स्ट्रेट वायर नजर आ रही है। तो चलिए किसी भी एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखते हैं। तो लेट्स से कि ये जो वायर है, ये वाली, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस ओ पॉइंट पे कितना होगा? तो जब आप किसी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसके पास में किसी लोकेशन पे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना चाहिए। ये इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? पहली बात तो ये इस स्टैंडर्ड में सबको पता होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड में आप अब आ गए हो। और खास तौर से तब तो जरूर पता होना चाहिए जब सपने ऐसे हों जैसे आपके सपने हैं। फिर भी मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं कि देखो ये डी मैं कैसे निकालूंगा। प्यारे बच्चों, सबको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा। अगर ये टोटल साइड एल है, ये वाली, तो इसका आधा ये l/2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जो टोटल एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 का आधा कितना होगा? 60 का आधा होगा 30। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टू ऊपर शिफ्ट हो गया तो 2d अपॉन एल। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 2d अपॉन एल आ गया, तो d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आ गई, बोलो बोलो ना, d की वैल्यू क्या आ गई? l/2√3। d की वैल्यू आ गई l/2√3। तो ये उनको बताया जिनको ये d नहीं पता था। अपना अपना एनालिसिस घर पे बैठे बैठे खुद कर लो। जिस स्टैंडर्ड में तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें ये होना चाहिए कि मुझे बताना ना पड़े ये डी कितना है। ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये डी कितना होता है, ये पता होना चाहिए। ये मुझे नहीं बताना चाहिए था। चलिए, ये हुआ डी आपका। डी की वैल्यू आ गई l/2√3। आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप, पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डालिए। दूसरा स्टेप, वायर के किनारों को पॉइंट से मिला दीजिए। वायर के किनारों को पॉइंट से मिला दीजिए और ये एंगल चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा। ये एंगल चेक कर लीजिए बच्चों। ये जो एंगल है अल्फा और बीटा, तो प्यारे बच्चों बताओ, ये एंगल 30 है ना? ये 30 है और ये 90 है, तो ये 60 बचा ना? अगर ये 60 तो ये भी तो 60 ही होगा। तो अल्फा और बीटा 60 60।
तो किसी एक वायर से उसके आसपास वाली लोकेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd की जगह l अपॉन 2√3 साइन अल्फा साइन 60 साइन बीटा साइन 60 √3/2 प्लस √3/2। सो दैट इज इक्वल टू, ये 2√3 ऊपर शिफ्ट हो गया, 2√3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πl। बच्चों √3/2 प्लस √3/2 इज √3, सही है ना? ट्वाइस ऑफ √3/2, √3 इंटू √3 इज 3। 6 म्यू नॉट आई अपॉन 4πl, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl। कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस सर, जल्दी से। 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl। जल्दी से बताओ क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। ये तो बस एक वायर का आया है, ये तो बस एक वायर का आया है, लेकिन ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक वायर से थोड़ी आएगा। कितनी वायर से आएगा? एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। टोटल कितनी वायर हैं? 3 हैं, 3 से आएगा। इसलिए ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 3 वायर से आएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय फर्स्ट वायर। पहली वायर से जितना मैग्नेटिक फील्ड आया उतना नहीं होगा ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे 3 वायर भेजनी है तो उसका 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। इसलिए 3 टाइम्स ऑफ 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl, आंसर हुआ 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl। जल्दी से हाथ उठा के बता दो सर, आगे बढ़ो, समझ में आ गया। कम ऑन, फास्ट रेस्पॉन्स। 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl, फास्ट फास्ट फास्ट। थैंक यू। आप जानते हैं ना कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है इसकी, तो अगर कोई चीज दोबारा सुननी हो तो आप उसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए कि एग्जामिनर कैसे कैसे गलती करा लेता है। ये है अगला सवाल। वायर ऑफ लेंथ L, वायर ऑफ लेंथ L is converted into an equilateral triangle. Wire of length L is converted into an equilateral triangle और ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें करंट का फ्लो दिखाया गया है। वो कहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। जल्दी से वो बच्चे हाथ उठा दो जिनको लगता है कि सर ये तो आपने पिछला सवाल ही पूछ लिया, ये तो आपने सेम सवाल ही पूछ लिया दोबारा से। जल्दी से हाथ उठा दो जिनको ये लगता है। ऐसा कार्तिक को लगता है, उन्नति को भी लगता है, सुहेमा, अश्वनी, अपूर्वा, नमन, इतने सारे बच्चों को लगता है, प्रेरणा को भी लगता है ये तो आपने पिछला सवाल ही पूछ लिया। तो मतलब अगर मैंने पिछला सवाल ही पूछ लिया तो फिर आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है? 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πl। इतने सारे बच्चों को लगता है सर आपने सेम सवाल ही पूछ लिया। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये बच्चे कह रहे हैं कि आंसर ये है। आओ देखें यही है क्या। शुरू करें, चलो।
हाँ, कुछ को दिख गया है, कुछ को दिख गया है कि सर ये पिछला सवाल नहीं है, ये पिछले सवाल जैसा है, पर ये पिछला सवाल नहीं है, क्योंकि यहां पर साइड ऑफ द ट्राइंगल L/3 है सर। यहां पर साइड ऑफ द ट्राइंगल L/3 है। इसीलिए जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2√3। ये साइड ये कितनी होती है सेंट्रोइड से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये जो d है, जो मैंने अभी निकाल के दिखाई भी थी आपको, तो ये होगी साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2√3। तो d की वैल्यू होगी L/6√3। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, बात समझ में आई कि नहीं? पिछले सवाल में ये डिस्टेंस L/2√3 थी, लेकिन इस सवाल में ये डिस्टेंस L/6√3 होगी, क्योंकि साइड ऑफ ट्राइंगल अब L नहीं L/3 है। इसीलिए एक वायर से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4πd, म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा, जिसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 6√3 ऊपर शिफ्ट हुआ, डिवाइडेड बाय 4πl, √3/2, √3/2 इज √3, √3 3 into 6 is 18, तो 18 म्यू नॉट I, 18 म्यू नॉट I अपॉन 4πl। ये एक वायर का आया, पर वायर कितनी है? 3, तो इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, तो 3 into 18 म्यू नॉट I अपॉन 4πl, 2 से जाएगा। द आंसर इज 27 म्यू नॉट I अपॉन 2πl। हाथ उठाइए, कितने बच्चे अपने आप आंसर तक पहुंच गए? 27 म्यू नॉट I अपॉन 2πl। समझ में आई कहां गलती हुई? प्रीवियस ईयर है। जो बच्चे प्रीवियस ईयर करने का मतलब समझते हैं कि प्रीवियस ईयर का आंसर रट लो, उन बच्चों का इलाज हो जाता है फिजिक्स में। देख रहे हो उसने सेम सवाल कैसे पूछ लिया? उसने कह दिया एल लेंथ की वायर को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल सुन के उसने तो आंसर रट लिया, 9 म्यू नॉट I अपॉन 2πl। और वो ये भूल गया कि यहाँ साइड ऑफ द ट्रायंगल L नहीं L/3 है। +4 की जगह -1 लेके आएगा घर। अगला सवाल, बच्चों इस सवाल को करने के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, क्योंकि मैंने 2 सवाल करा दिए ना, तो आपको पता है कि करना क्या है। You will have only 30 seconds. This is a square of side L. This is a square of side L. And current flow is I. Find magnetic field at the center. Find magnetic field at the center. और मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स का वेट करूंगा। बहुत तेज हाथ चलाओ एकदम। बहुत तेज हाथ चलाओ। Fifteen seconds more. नमन सारस्वत, आई गॉट द आंसर। अश्विन, लेकिन दोनों ने अलग अलग आंसर दिया है। 5 सेकेंड्स।
देखो नमन सारस्वत, अश्विन और नमन पाराशर तीनों ने अलग अलग आंसर लिखा हुआ है, देखते हैं सही कौन है। शुभ्रा ने भी कर लिया, जल्दी से वो बच्चे हाथ उठा दो, हाथ उठाओ जिन जिन ने पूरा कर लिया। गुड, चलिए लेट्स सी कि आपने सही किया है या नहीं। जल्दी से किसी भी एक वायर से चेक कर लेते हैं। ये L/2 होगा ना, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये L है तो L/2 होगा। और जब आप इस वायर के किनारों को यहां पर मिलाओगे तो स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 ही होगा, अल्फा बीटा 45 45। प्यारे बच्चों ये 45 है, ये तो ये भी 45 ही होगा, इसी तरह से ये भी। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 45 प्लस साइन 45। तो एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, 1/√2, 1/√2 इज 2/√2, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? जी नहीं, ये तो एक वायर से आया, सेंटर पे 4 वायर से जाएगा, इसलिए इसका 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 4 को? 2 इंटू 2। देख रहे हो ऑनलाइन में ये एक्सप्लोइटेशन होता है मेरा, सामने नहीं हो ना तुम, तो मुझे ऐसे भी करके दिखाना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन में स्टूडेंट नहीं टीचर का एक्सप्लोइटेशन है। पर चलो कर लो तुम मुझे एक्सप्लोइट, पर एटलीस्ट रिजल्ट अच्छा दे देना मुझे। हाथ उठाओ, कितने बच्चों का सही था? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। अश्विन, शुभ्रा, पावनी, नमन, सारस्वत एंड प्रेरणा, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो, 30 सेकंड का ही था ना सवाल ये, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? 30 सेकंड का ही था ना ये, सच बता दो एकदम। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल है ना? अच्छा, अब क्योंकि तुम हो बहुत अच्छे बच्चे तो मैं तुमसे एक बात और कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों बता रहे हो, डायरेक्शन भी तो बता दो, डायरेक्शन भी तो बता दो। ये तो मैग्नीट्यूड आया, तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? करंट फ्लो के अलोंग थंब रखा, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ खोल दी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हाथ को पीछे से पुश किया, हाथ इनवर्ड जाएगा। चाहे तुम किसी भी वायर से चेक कर लो, किसी भी वायर से चेक कर लो, चाहे राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो, फिंगर्स ऐसे खोल दो, आप करके देख लो, किसी भी तरह से चेक कर लो, इनवर्ड ही आएगा, हर वायर कहेगी इनवर्ड। क्लॉकवाइज करंट से मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर इनवर्ड ही आता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट थी। देखो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही थी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था पिछले सवाल का आंसर, उसकी डायरेक्शन भी अगर आप लिखें तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इससे पहले भी देखो क्लॉकवाइज ही बनी हुई है, तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड था इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, लूप के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना बेटा? ये तो बी नॉट लिखा है, मान लो अगर बी नॉट वेक्टर लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो अब तो पूरा वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और डायरेक्शन क्या आ गई? इनटू द प्लेन, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, तो माइनस के कैप, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर बी नॉट लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, बी नॉट वेक्टर लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, ठीक है ना? अगला सवाल, और इस बार 30 सेकंड नहीं दूंगा, इस बार दूंगा तुम्हें 1 मिनट, पूरा पूरा 1 मिनट स्टॉप वॉच लगा के। वैसे तो तुम 1 मिनट से ज्यादा ले लेते हो क्योंकि तुम इतने होशियार हो कि तुम जल्दी समझ लेते हो कि ये शेप बना क्या रहे हैं। मैं डायग्राम जब तक पूरा करता हूं तब तक तो तुम शुरू कर देते हो करना।
ये है एक रेगुलर हेक्सागन। क्या कहा मैंने, क्या है ये? रेगुलर हेक्सागन। इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो एल है और मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे। पूरा 1 मिनट दूंगा बेटा। स्टॉप वॉच ऑन कर दिया मैंने अपने सामने। रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड एल है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसमें क्लॉकवाइज करंट आपको नजर आ रही है। बच्चों 50 सेकंड्स हो गए, 10 और बचे हैं। वैसे 1 मिनट 20 सेकंड्स और लो। आलसी बच्चों, तेज चलाओ हाथ। 3 बच्चों का आंसर आया बस अभी तक। क्या नाम रोशन करोगे तुम मेरा? चलो टाइम अप, मेरी बारी। जल्दी हाथ उठाओ पहले। कितने बच्चों का हो गया? सही हुआ है गलत पता नहीं, हो गया तो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, आओ मैच करेंगे। मैच करेंगे, मैच करेंगे, मैच करेंगे, मैच करेंगे। चलो अब पेन चलाना बंद कर दो। देखो, सबसे पहली बात इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, मे बी कि तुम कहीं कच्चे रह गए हो, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देता हूं। ओके, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, sum of internal angles in a regular polygon, in a regular polygon, 2n minus 4 into 90 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90। मतलब जैसे अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो n की जगह तुम क्या पुट कर दोगे? 3। रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर हो, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो n की जगह 3 पुट कर दोगे। 3 इंटू टू इज 6, 6 माइनस 4 इज 2, 2 इंटू 90 इज 180। तो आप जानते हो कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर स्क्वायर है तो n की जगह 4 पुट कर दोगे। 2 इंटू 4 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 इंटू 90 इज 360। और आप जानते हैं कि स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 होता है। इसी तरह से जो आपके सामने है ये क्या है? ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो आप n की जगह 6 पुट कर दो। तो आएगा 2 इंटू 6 माइनस 4, मतलब 8 इंटू 90 दैट इज 720। मतलब इसके सभी एंगल का सम 720 होगा। एंगल कितने हैं? 6 एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 एंगल का सम कितना है? 720। तो एक कितना हो गया? एक एंगल कितना हो गया? 720 डिवाइडेड बाय 6। 720 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? 120। 120 डिग्री। नंदिनी कुछ पूछना है क्या बेटा? सुहेमा, अश्विन? ओके, तो फिर प्लीज हाथ नीचे कर लो तीनों बच्चे। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 एंगल हैं इनका सम अगर 720 है तो एक एंगल कितना हो गया? 720 डिवाइडेड बाय 6, वो आ गया 120। तो ये एक एंगल 120 हो गया। अच्छा, एक एंगल अगर 120 हो गया, एक एंगल अगर 120 हो गया तो फिर ये एंगल 60 हो गया। हो गया ना? ये एंगल 60 हो गया ना? तो ये मैंने यहां से नॉर्मल डाल दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी तलाश है ना तुम्हें। और ये हो गया जी L/2। दिस इज L/2, क्योंकि पूरी जो साइड है
रेगुलर हेक्सागन की वो L है, तो L का आधा L/2, ये 60 और ये D। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इज 2D अपॉन L, तो D की वैल्यू आ गई D की वैल्यू आ गई √3L/2। D की वैल्यू आ गई √3L/2। एक तो आपको इस D की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, इसी तरह से जब मैं इसको यहां पे मिला दूंगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही आएगा। तो जिनको आप अल्फा बीटा कहते हैं, ये वाले एंगल अल्फा बीटा, ये एंगल कितने आएंगे 30 ये आपके अल्फा बीटा हो गए। अल्फा भी 30 और बीटा भी 30। अब आपके पास डी भी है और अल्फा बीटा भी है। तो किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आप कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आई होप ये आपके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई एल, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। तो ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड आया है अभी, एक वायर का। और वायर कितनी है 6। तो इस पॉइंट पे अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इसका 6 टाइम्स कर दीजिए। इसलिए 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई एल, तो ये जाएगा 3 टाइम्स 3/√3 इज √3। आंसर होगा √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड। हाथ उठा दीजिए जरा। नमन, पाराशर, खुशी गुप्ता, उन्नति, सुहेमा, अश्विन, पावनी, शुभ्रा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सारे सही आंसर। अश्वनी, वाजी वाह, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। और आपको अच्छी आदत हमेशा बनी रहे आपकी, उसके लिए मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा। अच्छी आदत हमेशा बनी रहे, हम ये भूलें ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लॉकवाइज करंट थी तो इनवर्ड लूप के अंदर आपने 6 की 6 वायर से चेक किया। कम से कम चैप्टर को शुरू हुए अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो 1 वीक तक तो अपने राइट हैंड से आप डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देखते ही रहें, तभी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। तो इनवर्ड। अगला सवाल। यस अश्विन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपने क्वेश्चन मार्क भेजा है। ओह अश्विन, रिकॉर्डिंग होती है ना बेटा। क्वेश्चन है, अगला सवाल। अश्विन वही पूछ रहे हो क्या दोबारा कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना था? यही पूछना चाह रहे हो क्या? 2n-4 मल्टीप्लाइड विद 90, 2n-4 मल्टीप्लाइड विद 90, सभी इंटरनल एंगल्स का सम। अश्विन, ये साइड है L, ये साइड भी है L, और इस लूप में एक क्लॉकवाइज करंट इस तरह से घूम रही है। क्लॉकवाइज करंट, और यहां बस 1 सेकंड के लिए आप अपना पेन रोकना प्लीज। पेन रोक दो अपना। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब बना लो पूरा डायग्राम। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दिस साइड इज L, दिस इज L एज वेल। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, लेट्स से P। फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड at point P. Find magnetic field at point P. देखो इस सवाल के लिए मैं तुम्हें पूरे 2 मिनट दूंगा, चलो 2 नहीं और भी ज्यादा लो, 3 मिनट लो। तो मैं जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ 3 मिनट्स के लिए। आप पूरे 3 मिनट लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलिए बच्चों, मैच करते हैं कि आपने जो मेहनत की है आप कितना नजदीक पहुंचे सही आंसर के। लेट्स सी। देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, या तो आसपास कोई मैग्नेट होगी या होगा कोई मूविंग चार्ज। तो जी हाँ, मुझे मूविंग चार्ज नजर आ रहा है, मुझे करंट नजर आ रही है। देखिए ये यहाँ पे करंट है, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो पर होना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो ही इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो आप सिर्फ करंट फ्लो पे ध्यान दें कि वो कहाँ कहाँ पर है। तो जब आपने उस पर ध्यान दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का फ्लो बेसिकली 3 वायर में है। देखो एक ये वाली वायर, तो आप इस वायर से भी देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। एक ये वाली वायर, दिस इज द सेकंड वायर, और एक ये वाली वायर विच इज द थर्ड वायर। तो यहाँ पे 3 वायर हैं, आप तीनों वायर से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा, अब ये थोड़ा फर्क हो जाता है अगर मैं सामने अब तुम्हारे पास होता क्लास में, लाइव क्लास हमारा होता। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो है एक वायर है और ये पॉइंट है, और आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। दिस डिस्टेंस इज डी। बेटा ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, राइट। तो आप फॉर्मूला लगा देते म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही फॉर्मूला लगा देते। बच्चों अगर वायर सिर्फ यहां तक होती तो आपका बीटा छोटा हो जाता। अब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर वायर यहां तक ना होती, वायर यहां तक होती तो बीटा छोटा हो जाता, यहां तक होती तो और छोटा हो जाता, और यहां तक होती तो ये देखिए, बताइए बीटा कितना हो गया। बीटा हो गया 0। से यस और नो, बीटा हो गया 0, और सिर्फ कौन बचा, अल्फा। तो इस टाइम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इस वायर में करंट होती तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा, क्योंकि साइन बीटा, बीटा 0, साइन 0 0, है ना। तो इसीलिए इसी लॉजिक से जब किसी वायर के एक किनारे के सामने पॉइंट होता है तो एक एंगल 0 हो जाता है। तो इसी लॉजिक से ये जो फर्स्ट वायर आप देख रहे हैं, फर्स्ट वायर, इस फर्स्ट वायर के एक किनारे के सामने है पॉइंट, तो बीटा कितना हो जाएगा, 0। तो मैं फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या होता है, डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो पी से वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, और ये तो एल है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज एल। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस वायर के किनारों को जब मैं यहां पर मिलाता हूं, तो ये किनारा जब मैं यहां पर मिलाऊंगा तो बताइए कि एंगल 45 ही बनेगा। और वायर अगर यहां तक होती तो ये बीटा रहा होता, लेकिन वायर सिर्फ यहां तक है तो बीटा 0 है, इसलिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन, बेटा साइन 45 1/√2 होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई एल इनवर्ड। राइट हैंड से चेक कीजिए, राइट हैंड से चेक कीजिए, करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब फिंगर्स पी पॉइंट की तरफ, पुश फ्रॉम बैक, आपका हाथ इनटू द प्लेन गया होगा, तो इनवर्ड ये डायरेक्शन आएगी। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। तो ये बात हुई हमारी फर्स्ट वायर की। अब हम चलते हैं सेकंड वायर पे। ये है आपकी सेकंड वायर। बच्चों ये जो सेकंड वायर है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए सेकंड वायर को। तो सेकंड वायर के केस में भी जो पॉइंट है, पॉइंट से वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है,
ये जो पॉइंट है, पॉइंट से इस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी में डी को यहाँ पे भी L ही पुट करूंगा। और ये इस वाले केस में भी मैं ये कहूंगा कि जो पॉइंट है वो वायर के किनारे के सामने है। जब वायर के इस किनारे को यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये एंगल अल्फा, ये तो 45 हो गया। अगर ये वायर यहाँ तक रही होती तो ये बीटा रहा होता, लेकिन वायर यहाँ तक थोड़ी है, वायर तो बस यहीं तक है, तो बीटा इसका भी कितना है, 0। इसका मतलब जितना फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आया एग्जैक्टली उतना ही इस दूसरी वाली वायर का भी आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो ये भी है म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई एल, और राइट हैंड से चेक कर लीजिए इनवर्ड ही आ रहा है। और अब मैं जा रहा हूं तीसरी वायर पे, तीसरी वायर पे, और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तीसरी वायर पे आ जाए उसके लिए बाकी दोनों वायर्स को हटा देता हूं। आपका ध्यान अब सिर्फ इस तीसरी वायर पे होना चाहिए। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस पी पॉइंट पे लिखना है, ये है थर्ड वायर। तो जब आपको किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे लिखना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आप पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डालें। तो बताइए क्या ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, या ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। सबसे पहला स्टेप होता है पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डालिए। ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो 45 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डालिए, दिस वन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप देखें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो होशियार बच्चों ये डायगोनल का आधा है। बोलो यस और नो। ये डायगोनल का आधा है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/√2 है। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L/√2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अल्फा बीटा ढूंढ के लाते हैं, अल्फा बीटा। वायर के किनारों को पी पर मिला दीजिए। ये देखिए ये किनारा मिलाया, ये देखिए ये किनारा मिलाया, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। तो दिस इज 45, दिस इज 45 एज वेल। तो अल्फा और बीटा दोनों 45 45, इसीलिए 1/√2 प्लस 1/√2। ये √2 मैंने जब ऊपर शिफ्ट किया तो दिस इज √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, और 1/√2 जोड़ दिए तो 2/√2, √2 से √2 कैंसिल, और ये 2 ये 4। इसलिए थर्ड वायर की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल है। रिप्लाई करो यस और नो। फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड मैंने देखा। थर्ड वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल है ना। लेकिन यहाँ पे जो थोड़े लेजी बच्चे हैं ना वो गलती कर देंगे, और जो एक्टिव बच्चे हैं जो हर बात मानते हैं उनको पता है कि डायरेक्शन भी देखनी होती है। जब राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखा जाएगा, जब राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखा जाएगा और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ खोल दी जाएंगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और पाम को पीछे से पुश किया जाएगा, तो इस बार हाथ रजिस्टर के बाहर आता हुआ, स्क्रीन के बाहर आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, प्लस के कैप, प्लस के कैप। B1 इनवर्ड था, B2 भी इनवर्ड था, और B3 आउटवर्ड है। इसीलिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे B1 इनवर्ड था, B2 इनवर्ड था, B3 आउटवर्ड है। राइट हैंड का थंब नंदिनी करंट फ्लो के अलोंग, राइट हैंड का थंब रख दो बेटा, राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो नंदिनी, रजिस्टर घुमा लो, करंट का फ्लो जिधर है उधर राइट हैंड का थंब रखो, अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा करंट फ्लो के अलोंग रखो, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर की तरफ फिंगर्स को खोल दीजिए अपने। तो इस टाइम आपको आपके हाथ की रेखाएं नजर आ रही होंगी, आ रही हैं। तो फिर पाम को पीछे से पुश कीजिए,
तो हाथ रजिस्टर के बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई एल के कैप माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई एल के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल के कैप। b1 b2 b3 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखिए, ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई एल के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल के कैप। आप देख सकते हैं बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो छोटा आंसर आता है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1/√2 के कैप प्लस के कैप वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस के कैप वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए ओवरऑल डायरेक्शन प्लस के कैप आएगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल 1 माइनस 1/√2 के कैप या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल √2 माइनस 1 अपॉन √2 के कैप। कौन सही था, हाथ उठाइए। इतना मुश्किल भी नहीं था। आई होप आप डायरेक्शन में फंस गए। मैंने शायद चैप्टर की शुरुआत में ही कहा होगा, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। जो बहुत आसान बेसिकली लगता है उसी ने इस चैप्टर को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। डायरेक्शन देखनी बहुत आसान है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन उसी ने ही इस चैप्टर को मुश्किल बनाया हुआ है। अश्विन, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या दिक्कत थी देखने में? भाई ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस वन। ये आपका एंगल है अल्फा और ये आपका एंगल है बीटा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हो इस पॉइंट पे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही लिखते हो ना? यही लिखते हो ना अश्विन? रिप्लाई करो। अगर ये वायर सिर्फ इतनी रही होती अश्विन, सिर्फ यहां तक रही होती, तो फिर आपका बीटा सिर्फ इतना सा रहा होता, ये इतना सा। और अगर वायर इतनी भी ना होती, वायर सिर्फ यहां तक होती, तो ये जो बीटा है ये बिल्कुल जीरो ही हो जाता, और बीटा जीरो हो जाता तो ये साइन बीटा ही हो गया जीरो। तो बस इतना बचता मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा, बस इतना बचता। तो जो पहले वाला आपका वायर है, उस पहले वायर में यही तो किस्सा है। पहला वायर आपका यहां पे था, दिस वन। तो इस वायर से आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना था। तो देखो ये वाला एंगल तो प्रेजेंट है अल्फा विच इज 45, और बीटा प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा जो है वो 45 हो गया और बीटा जो है वो 0 हो गया, और डी की वैल्यू एल दे ही रखी थी। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब समझ में आया अश्विन? इस तरीके से इन्होंने ऐसा दे रखा था, इसमें 3 वायर थे और किसी वायर को इंडिविजुअल देखना था। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो पहले आपने इस वाली वायर को देखा, इस वाली वायर को, पहले आपने इस वाली वायर को देखा, तो इस वाली वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, अल्फा 45 डिग्री है, बीटा प्रेजेंट ही नहीं है। इसके बाद आपने इस वाली वायर को देखा, इस वाली वायर को, तो इस वाली वायर की भी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ही है, ये एंगल इसका भी 45 डिग्री है, ये वाला। दूसरा एंगल जो कि बेसिकली इधर की तरफ होना चाहिए था, वो अब है ही नहीं, वो 0 है। और फिर जब तीसरी वाली बची, तो तीसरी वाली सिर्फ ये बची, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90
एंगल 45 45 आ गए। प्रेरणा ने सवाल पूछा है सर कैसे पता चलेगा कि किस वायर को इंडिविजुअल देखना है। प्रेरणा सारी वायर्स को देखना है। बताइए मैंने कब नहीं देखा। अगर किसी अरेंजमेंट में प्रेरणा 6 वायर हैं तो 6 की 6 को इंडिविजुअल देखना होगा। पर आप कहेंगे सर आपने रेगुलर हेक्सागन वाले केस में तो 6 की 6 वायर को नहीं देखा था। बेटा मैंने 6 की 6 वायर को देखा था, लेकिन बात ये थी कि उसमें 6 की 6 वायर बिल्कुल बराबर लेंथ की थी। तो मुझे पता था कि किसी एक वायर का निकाल लो सबका उतना ही आएगा, किसी एक वायर का निकाल लो सबका उतना ही आएगा, इसलिए एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो अभी मैंने पिछला सवाल दिया प्रेरणा, इसमें सारी वायर बराबर लेंथ की नहीं थी ना बेटा। ये लेंथ एल थी और ये लेंथ एल थी, तो ये एल थोड़ी हो जाएगी, ये लेंथ तो √2L है। और लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर, लूप के सेंटर पे भी नहीं। इससे पहले सभी सवालों में सेंटर पे पूछ रहा था, तो सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हर किसी वायर से सेम होगी, पर ये सेंटर भी नहीं था। तो इसलिए हर वायर को अलग अलग देखा, ऐसा नहीं किया कि एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गई प्रेरणा? एक वायर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इस बार तीनों वायर अलग अलग लेंथ की। दूसरी बात, ये सेंटर भी नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। ओके, एक बार और रफ रजिस्टर पे सारे के सारे सवाल दोबारा करके देखना। और अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग अपलोड करा देंगे, थोड़ा सा डिले होगा रिकॉर्डिंग अपलोड करने में। आप जानते हैं कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही है शेड्यूल में, जो अपलोडिंग वगैरह है, जो स्टाफ है उसकी थोड़ी सी इस टाइम दिक्कतें कुछ चल रही हैं। थैंक यू। तो जल्दी कोशिश करूंगा कि कल तक ये अपलोड हो जाए। तब तक आप जो है अपने इस सवालों की प्रैक्टिस जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।